शाम के 8 बजे ही थे, लेकिन लग रहा था कि आज की रात कभी ख़त्म नहीं होगी। जंगल के बीचों बीच इस बंगले तक पहुंचने में डॉक्टर और एम्बुलेंस को बहुत समय लग गया। घाव अधिक गहरा नहीं था, इसीलिए रवि को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस भी आई। जब यह घटना घटी उस समय कमरे में रवि के साथ साथ स्वर्णा भी थी। स्वर्णा का कोई पुराना दोस्त पहले से उस कमरे में छुपा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था। मौका मिलते ही उसने रवि पर हमला किया और भाग खड़ा हुआ। जब स्वर्णा ने पुलिस को उसका हुलिया बताया, तब मृणाल की आंखों के सामने कुछ समय पहले टकराए उस आदमी का चेहरा घूम गया। पुलिस ने मृणाल का भी बयान लिया। पुलिस इस घटना को अरुणिमा वाले हादसे के साथ जोड़कर देख रही थी। सभी औपचारिकताएं निपटाते निपटाते काफ़ी रात हो गई। उस रात घर में किसी ने भी डिनर नहीं किया। मृणाल भी जब देर रात कमरे में लौटा, उसे बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रह रह कर बिजली चमक उठती और गड़गड़ा कर बादल गरजते। तेज हवा के कारण कमरे की खिड़कियां लगातार आवाज़ करने लगी। इस शोर ने मृणाल को जगा दिया। मृणाल की आंखें ज्यों ही खुली कि अचानक बिजली चली गई। बाहर के लैंप पोस्ट से कमरे में आने वाली पीली रोशनी के बंद होते ही गहरा अंधेरा हो गया। छन 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 छन। मृणाल को लगा कि छत से घुंघरुओं को आवाज़ आई हो। टेरेस के ठीक नीचे होने के कारण इस कमरे में कई तरह की आवाज़ें आना सामान्य बात थी। लेकिन इतनी रात को घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा होगा? फिर मृणाल को पिछली रात की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने हाथ पर चिकोटी काटी और दर्द से करहा उठा। इस बात से यह तो साफ हो गया कि वह सपना नहीं देख रहा। उसने टेबल पर हाथ टटोला और अपना लाइटर उठा लिया। लाइटर की रोशनी को छत की तरफ किया कि तभी फिर छन 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 की आवाज़ आई। बिना एक पल गंवाए और ऊपर की तरफ चल दिया। टेरेस का दरवाज़ा खोलते ही मृणाल की नज़रें अरुंधति पर पड़ी और वह चौंक उठा। वह टेरेस की दीवार से पीठ टिकाए अपनी एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर पतली रेलिंग पर बैठी आकाश को निहार रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और अंधेरे में खो जाते। पैरों में बंधे घुंघरू रह रह कर बज उठते। मृणाल दबे कदमों से चलकर उसके पास खड़ा हो गया। उसे डर था कि कहीं उसके कदमों की आहट से अरुंधति चौंक पड़ी तो नीचे गिर सकती है। अरुंधति ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मृणाल कुछ कहने को हुआ कि वह बोल पड़ी। वहाँ यहाँ से ही गिरी थी। वह तड़पती रही और उसके पैरों के घुंघरू बजते रहे। इतना कहते ही उसने अपना पैर उठाया और ज़मीन पर धीरे से पटका। छन छन की आवाज़ फिर गूंज गई। इस तरह हिल हिल कर बैठोगी तो नीचे गिर जाओगी, फिर क्या होगा? मृणाल माहौल को हल्का करते हुए बोला। हड्डी पसली टूट जाएगी, जैसे उसकी टूट गई थी। यह सुनकर मृणाल कुछ बोल ही नहीं पाया। बोलता भी क्या? अरुंधति ने मृणाल का हाथ पकड़कर और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मृणाल को वहाँ एक अजीब सी कपकपी महसूस हुई। कल्पा का तो मौसम ही ठंडा है, लेकिन इस कोने की ठंड कुछ अलग थी। वह बोली, हड्डियों में ठंड महसूस हुई। मृणाल ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया। मेरे पास आओ मृणाल। मृणाल बिना कुछ बोले उसके करीब चला गया। वह फिर बोली, और पास। मृणाल उसके करीब गया और उसे अपनी बाहों में भरकर रेलिंग से नीचे उतार लिया। मिस्टर मृणाल, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? रात की खामोशी में रानी माँ की गंभीर आवाज़ तेज लगी। रानी माँ को वहाँ देखकर मृणाल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन अरुंधति को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह मृणाल के गालों को छूकर बोली, मेरे घुंघरू उतार दो प्लीज़। अरुंधति अब सोएगी। मृणाल ने रानी माँ की तरफ देखा। वे कुछ बोली तो नहीं, पर उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मृणाल ने झुककर अरुंधति के पैरों से घुंघरू खोल दिए। घुंघरू खोलते ही अरुंधति जैसे नींद से जागी। बोली, थैंक्स मृणाल।
फिर रानी माँ की तरफ पलट कर बोली, आई एम सॉरी नानी माँ, आज फिर आपकी नींद खराब कर दी। तुम्हें समय का कुछ ख्याल भी है? तुरंत नीचे चलो। रानी माँ की आवाज़ गुस्से से काँप गई। उन दोनों के जाने के बाद मृणाल भी अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन अरुंधति का चेहरा सपने में भी उसका पीछा करता रहा। अगले 2 दिन तक अरुंधति उसके सामने नहीं आई। मृणाल का मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। वह अपना काम करता रहा। किसी तीसरे दिन जब मृणाल अपने कमरे में बैठा पोर्ट्रेट का काम कर रहा था, तभी घर की नौकरानी ने आकर उसे बताया कि अरुंधति लॉन में उसका इंतज़ार कर रही है। लॉन में ही पोर्ट्रेट बनाने का सब इंतज़ाम हो गया है। न अरुंधति ने कुछ कहा और न ही मृणाल कुछ बोला। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। अरुंधति भी उसे एकटक देखती रही। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम कुछ पूछोगे नहीं? अरुंधति की आवाज़ पर मृणाल ब्रश नीचे रखते हुए बोला, क्या? यही कि मैं उस रात छत पर क्या कर रही थी। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम मुझे डराने के लिए कथक कर रही थी, तो तुम डरे। हाँ भी और ना भी, मतलब अब इतनी सुंदर चुड़ैल के हाथ से मरना कितनों का नसीब होता है। उसके इतना कहते ही अरुंधति जोर से हंस पड़ी। मृणाल ने पहली बार अरुंधति को इतना हंसते देखा। वह अल्पक उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? अरुंधति के सवाल पर मृणाल बोला, यही कि तुम कौन हो और क्या पता चला। तुम एक पहेली हो जिसको सुलझाने में मैं खुद उलझता जा रहा हूँ। मृणाल की नज़रों को खुद पर टिकी देखकर बात बदलने की लिहाज से अरुंधति बोली, क्या वे घुंघरू तुम्हारे पास हैं? हाँ। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। डर क्यों गई? मुझे लगा मैंने उन्हें खो दिया। मृणाल ने पूछा, तो तुम डांसर हो? मैं नहीं, अरुणिमा भरतनाट्यम की ट्रेन डांसर थी। मैं तो बस कभी कभी यूं ही। अरुंधति का उदास चेहरा देखकर मृणाल ने बात बदली। इसका मतलब दोनों बहनों की पसंद एक है। शाबाश मृणाल। अचानक आई स्वर्णा की आवाज़ ने मृणाल और अरुंधति दोनों को हैरत में डाल दिया। वह ताली बजाती सामने आकर खड़ी हो गई। मृणाल ने कंधे उचकाकर स्वर्णा से इसका कारण पूछा। वह बोली, तुमने ठीक पहचाना। दोनों बहनों की पसंद एक ही है और उस पसंद का नाम है शांतनु। माँ, अरुंधति चीख पड़ी। मृणाल की स्थिति उस समय अजीब हो गई। वह बस दोनों माँ बेटी को देखता रह गया। डोंट शाउट ऑन मी। तुम्हें क्या लगा कि यह बात सिर्फ तुम्हें पता है? यू सिली गर्ल, यह बात मुझे भी पता थी। फिर थोड़ा रुक कर मृणाल की तरफ मुड़कर बोली, यू नो मृणाल, मुझे वह लड़का शांतनु कभी पसंद नहीं आया। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है। असल में ही इज़ ए क्रॉक। एक बहन से शादी तो दूसरी बहन से अफेयर। मैंने तो रानी माँ को इस शादी के लिए मना भी किया था, पर मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो। इससे अधिक अरुंधति नहीं सुन पाई। अपनी माँ का हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली, जिंदा लोगों की इज्जत तो आपने कभी नहीं करी। कम से कम अपनी मरी हुई बेटी की इज्जत तो मत उछालिए। शांतनु और अरुणिमा के बीच कुछ नहीं था। स्वर्णा अपने दोनों हाथ मृणाल की गर्दन में डालकर बोली, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और फिर बिना जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से निकल गई। स्वर्णा के जाने के कुछ देर बाद तक अरुंधति रोती रही। मृणाल ने भी उसे रोने दिया। आंसू बड़े से बड़े घाव का दर्द कम कर देते हैं। मृणाल उसके पास खड़ा आंसुओं के थमने का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुई, तब भी मृणाल ने बस इतना कहा, का कॉफ़ी पियोगी अरुंधति? उसे इस मासूम सवाल का जवाब अरुंधति ने भी मुस्कुरा कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों मृणाल के कमरे की बालकनी में बैठे गर्म कॉफ़ी और ठंडे मौसम के साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। अरुंधति बोली, इस कमरे को अरुणिमा यूज़ करती थी। अच्छा, तो यह उसका कमरा था? नहीं नहीं, उसका कमरा तो दूसरा था।
लेकिन वह इस कमरे में रहना अधिक पसंद करती थी। जंगल में घूम घूम कर पेंटिंग बनाती रहती, फिर बिना किसी को कुछ बताए चुपके चुपके सीढ़ियों से ऊपर आ जाती। किसी को पता ही नहीं चलता कि वह कब आई और कब गई। उसे अपने में घूम रहना पसंद था। बोलते बोलते अरुंधति की आवाज़ कांप गई, जिसे मृणाल ने भी महसूस किया। बोला, तुम मुझे डरा तो नहीं रही? ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। फिर यह बात क्यों बताई? कहीं फिर छन छन बजाकर डराने का इरादा तो नहीं है? है तो बता दो, मैं लॉन में टेंट लगा कर रह लूँगा, पर यहाँ नहीं सोऊंगा। अरुंधति को तेज हंसी आ गई। बोली, तुम रूह पर भरोसा करते हो? अब तक तो नहीं करता था, पर तुमसे मिलने के बाद लगता है जल्दी ही करना लगूंगा। मृणाल, तुम भी ना? मैं भी क्या? मृणाल ने अरुंधति की आंखों में झांका तो वह चाहत दिखाई पड़ी। वह बोला, तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। तुम शांतनु से प्यार करती हो? नहीं जानती तो शादी क्यों कर रही हो? तुम सवाल बहुत करते हो, तुम जवाब जो नहीं देती। वह अचानक खड़ी होकर बोली, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। मृणाल समझ गया कि वह जवाब नहीं देना चाह रही। इसके बाद फिर उसने भी कुछ नहीं पूछा। वह बस इतना बोला, तो फिर क्या हम क्या दोस्त हो गए? अरुंधति अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, नाउ वी आर फ्रेंड्स। मृणाल ने अपना हाथ बढ़ाकर फिर पीछे कर लिया और बोला, पहले ठीक से सोच लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अरुंधति उसका पीछे गया हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोली, जो कह दिया समझो पत्थर की लकीर। उसके इतना कहते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। अरुंधति ने उसे चलने का इशारा किया और मृणाल उसके साथ चल पड़ा। अरुंधति का कमरा टेरेस के सामने था। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया तो देखा कि कमरा पहले से ही खुला हुआ है। अरुंधति थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। कमरे में अंदर घुसते ही उसने लाइट जलाने के लिए स्विच पर हाथ रखा तो कुछ गीला सा महसूस हुआ। कमरे की लाइट नहीं जली, लेकिन बरामदे से में रोशनी थी। मृणाल ने पूछा, क्या हुआ? शायद फ्यूज़ की प्रॉब्लम होगी। हाँ, वहाँ मैं समझ गया, पर तुम अपने हाथ ऐसे क्यों देख रही हो? स्विच पर कुछ गीला सा था जो मेरी उंगलियों पर लगा है। मृणाल बोला, बाहर चलो ज़रा। बरामदे में आकर अपना हाथ देखते ही अरुंधति डर गई। उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। तुरंत मृणाल और अरुंधति पीछे पलटे। बरामदे की धुंधली रोशनी में कमरे का नज़ारा देखते ही उनकी हालत खराब हो गई। कमरे के अंदर छत की कुंडी में फंदे से लटकती एक लाश दिखी। रवि के हमलावर को मृणाल ने देखा तो लिया था, पर वह पुलिस को कुछ बताने में नाकामयाब रहा। उधर स्वर्णा ने अरुणिमा पर जो इल्ज़ाम लगाया वह अरुंधति को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वाकई अरुणिमा शांतनु को चाहती थी, जिस वजह से उसकी जान गई? और किसकी थी वह लाश जो अरुंधति के कमरे में लटकी हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगली किस्त में। कहानी पूरी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कृपया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।